हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि। जैसा कि हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा था, उसकी जो अलग अलग अभी 3 वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, हमें डेफ में क्या भरना है, ये सारी चीज़ों को बेसिकली मोटे तौर पर जाना है। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एकेडमिक डिटेल्स में क्या चीज़ें, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कैसे आंसर करना है, थोड़ी इन चीज़ों को देखा था। आज की जो बेसिकली वीडियो होने वाली है, उसमें हम लोग जो कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू में करंट अफेयर की दृष्टि से कह लो या फिर ओवरऑल कह लो हमेशा पूछे जाते हैं, उन पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, है ना। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एमएसपी लीगलाइजेशन। मतलब ये है कि जो हमारी सरकार एमएसपी देती है अलग अलग फसलों पर, ठीक है, उसको क्या लीगल कर देना चाहिए, क्या उसके लिए कोई एक्ट बना देना चाहिए। एक ये डिबेट चलती है जो सरकार ने बेसिकली, किसानों ने, जो किसान आंदोलन चला था 2020 में काफ़ी टाइम तक, 2019 के दौरान, ठीक है, उसके बाद जो एक्ट वगैरह आए थे उस पर जो हमारा पूरा एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, उसके बाद एक इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सरकार से कि एक आप जो एमएसपी है उसको लीगलाइजेशन की तरफ कुछ बढ़िए, उसको लीगल कर दीजिए। ऐसी बात तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या उसे लीगल कर देना चाहिए, ठीक है, कितना अच्छा कितना बुरा, वो सारी। दूसरा एक टॉपिक है फ्रीबीज, हमेशा मतलब पिछले 1 डेढ़ साल से काफी न्यूज में है, ठीक है। अभी इलेक्शंस वगैरह भी होने हैं, तो ये एक जो फ्रीबीज वाला टॉपिक है, ये क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू है तो इतना इजी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। फ्रीबीज पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उसके सोशल डायमेंशन क्या है, उसके इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है और उसके पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, वो आपको जानना पड़ेगा। तीसरा एक टॉपिक है G21 एंड G20 एंड G21, ठीक है। जो G20 एक ग्रुप था, ठीक है, अब उसे G21 बना दिया गया है, अफ्रीकन यूनियन बेसिकली ऐड किया गया है। भारत जब उसकी चेयरमैनशिप कर रहा था, ठीक है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा था G20 को, तब उसने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया या फिर एक पेशकश की। तो उसके मतलब उसको जो अब ऐड किया गया है बेसिकली अफ्रीकन यूनियन को, तो भारत को, उसके भारत के लिए क्या लाभ हो सकते हैं, क्या अवसर देता है, क्या भारत के लिए सिग्निफिकेंस रखता है, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अफ्रीका पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका मतलब जिसमें इतने रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद भी वो इतना लीस्ट डेवलप है, तो उसके पीछे के रीजंस वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक बात हमेशा से पूछी जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस, यहाँ पर एन लगा है, इसको एन की जगह आप वर्सेस लिख सकते हो, वर्सेस इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंटल राइट्स है, हम किसको प्रिविलेज दें या हम किसको ज्यादा महत्व दें, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। एक ये बात की जा सकती है कि आर्थिक जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास, या फिर इन्वायरमेंट के जो राइट्स हैं, जो पर्यावरणीय अधिकार है, उनको, इन दोनों में किसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। पांचवा एक टॉपिक है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, इसके पीछे के क्या रीजन है, तो आपको पता ही है, राहुल गांधी जी पर केस वगैरह हुआ, मतलब, है ना, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो फिर उसके बिहाइंड, उसके जो बेस पर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मेंबर पूछ सकते हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ से मतलब आप क्या समझते हो, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इतने साल हो गए, अभी भी वो ऐसा ही चल रहा है, क्या उसको अमेंड कर देना चाहिए, अगर कुछ अमेंडमेंट है तो आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन। फिर ऑनलाइन गेमिंग में हाल ही में सरकार ने टैक्स को लगा दिया, 28% जो टैक्स इंपोज किया गया है। तो एक सनराइज सेक्टर, ऑनलाइन गेमिंग बेसिकली एक सनराइज सेक्टर है, ठीक है। अभी उसमें बहुत सारा स्कोप है, जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उसके बावजूद सरकार ने शुरुआती दौर पर उतना हैवी टैक्स उस पर लगाया। ये कितना, अगर इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो कितना है, अच्छा है, ठीक है, इस पर बात हो सकती है। फिर थोड़ा साइंस एंड टेक में चले जाते हैं। साइंस एंड टेक में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन छोटे मोटे, ऐसा नहीं कि डेप्थ एकदम पूछ लेंगे कि नहीं डिटेल आप वो बताओ, डेफिनेशन वगैरह, ये नहीं हो रहा है, लेकिन पूछ सकते हैं। जैसे क्लस्टर वॉर मटेरियल, अभी अमेरिका ने यूक्रेन को बोला कि हम आपको ये देंगे, फिर उस पर कुछ वाद विवाद इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद हाल ही में भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ और वो सक्सेसफुली लैंड भी किया हमारे, है ना। इसरो ने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की। तो बहुत से जो इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो गए, उनका कहना ये होता है कि भाई आप जो बात की बात है उस पर इतना अभी खर्च कर रहे हो, लेकिन जो हेल्थ है, हंगर है, ठीक है, डेवलप जो एजुकेशन है, पॉवर्टी है, आप उस पर ध्यान तक नहीं दे रहे हो, तो ये कितना जायज है, मतलब आपको रिसोर्स का कैसे लोकेशन करना है, तो वहां पर क्वेश्चन बन सकता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको आंसर करने हैं, आप उनके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे आपको कुछ एक टॉपिक्स का उदाहरण देकर बता सकता हूँ कि जब आंसर करना है तो केवल एक ही दृष्टिकोण को नहीं अपनाना है। पहली बात तो आप सब
इंटरव्यू तक आए हो तो ऑलरेडी आपने एक बहुत बड़ा स्टेज जो था जिसमें आपका बेसिकली जो आपकी नॉलेज चेक की जाती है वो की जा चुकी है। तो अभी आपसे वो ये उम्मीद तो नहीं करते कि आप फैक्ट पर बात करोगे। फैक्ट तो बहुत छोटी सी चीज है। फैक्ट तो आप प्रूव कर चुके हो कि मुझे सारे फैक्ट पता है, सारी कॉन्सेप्ट मेरी क्लियर है। अब वो आपके यहाँ पर स्किल्स को देखना चाहते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट्स कितने अच्छे देते हो किसी चीज को लेकर। तो जैसे चंद्रयान 3 वाला, जैसे एक बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, इसरो इतना मतलब हम लोग साइंस एंड टेक पे इतना पैसा खर्च करते हैं, बजाय कि हमें हेल्थ पर खर्च करना चाहिए, एचआरडी जो हमारा होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसके डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए। तो इस पे अपने एक पॉइंट्स तैयार कीजिए कि इसके इकोनॉमिक जो इसके जैसे कि चंद्रयान 3 जैसे साइंस एंड टेक से रिलेटेड इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक जो लाभ है, आर्थिक जो लाभ है, आप पहले उनको बताइए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ लाभ है, सॉरी। उसके बाद जो सोशल सेक्टर है, जो सामाजिक क्षेत्र है, उसमें जैसे हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की तो उसके जो सामाजिक आयाम है वो क्या है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि है वो क्या है। तो वो एक तरीके से उसको जस्टिफाई करना है। फिर सेकंड तरफ मतलब दूसरी तरफ आपको ये बताना है, अदर हैंड पे आपको ये बताना है कि सरकार ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा यहीं एलोकेट करती है। सरकार एक वाइसफुली तार्किक रूप से पैसा इन सेक्टर्स को भी देती है। थोड़ा सा डेटा आपको बजट से याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा अगर 1-1.5 घंटे में बैठ के उनको थोड़ा सा देख लिया तो बहुत रहे, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा वो, ठीक है, मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर जैसे आपने बजट देख लिया कि शिक्षा पे कितना व्यय हो रहा है, जो हमारा हेल्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य पर कितना व्यय हो रहा है, अगर आपने ये देख लिया, शिक्षा पर व्यय देख लिया, ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक पर एक कॉन्ट्रास्ट आप दिखा सकते हो कि देखो साइंस एंड टेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हो रहा है इतना, दोनों के बजट, दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आप बता सकते हो कि नहीं भाई हमारी सरकार दोनों चीज पर बैलेंस करती है, ऐसा नहीं है, और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सिग्निफिकेंस है। आपकी बात सच है, सही है कि हमें सोशल जो इश्यूज होते हैं, पॉवर्टी जैसी चीजें हैं, उनको रिमूव करना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हम दूसरी तरफ इन चीजों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। ऐसे करके आंसर दे सकते हो। क्लस्टर वॉर मटेरियल, इस पे डेफिनेशन नहीं पूछी जा सकती क्या है, इस पे बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगा कि बताओ जो बम हवा में छूटते हैं उनकी रेडियस क्या होती है, ऐसा नहीं आएगा, कितनी देर बाद फटते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। सीधी सी बात है, आप इससे क्या समझते हो भाई, न्यूज में था, बताइए जरा इसके बारे में। तब आप थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताएंगे, बैकग्राउंड बताएंगे कि यूक्रेन को अभी अमेरिका ने बोला कि हम आपको ये क्लस्टर वॉल मटेरियल जो है ये सब वो सप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये वो सब्सटेंस होते हैं, एक बम होते हैं जो हवा में जाकर फट जाते हैं और काफी समय तक ऐसे ही डीएक्टिवेट रहते हैं और अचानक से फटते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होकर बम के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और फिर वो हवा में एक्सप्लोड कर जाते हैं, तो बहुत मैसिव डैमेज होता है इस पे। तो ये चीज है, आप ऐसे करके बता सकते हो। फिर ऑनलाइन गेमिंग, एक सनराइज सेक्टर जिसको सरकार मतलब इतना बड़ा टैक्स इंपोज करके दबाने का प्रयास कर रही है, इसके सोशल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, इन दो मुद्दों पर आपको एक आंसर तैयार कर लेना है। दो कम से कम 4 से 5 वाक्य का तो वो होना ही चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ आप सबने अच्छे से पढ़ रखा होगा, बस जस्ट एक रिमेंबर, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा इसका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल जो राइट्स होते हैं, इस पे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, कहने की बात नहीं है, पर फिर भी एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है अपने दिमाग से सोचकर उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। G21 अफ्रीका को भारत ने ऐड कराया भाई, अफ्रीकन यूनियन को बहुत लाभ होंगे। अगर एक मेजर लाभ की आपको बात करूं, सब ये कहेंगे कि हम ट्रेड करेंगे, अफ्रीका का डेवलपमेंट होगा, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन सोचो कि आपने एक झटके में मतलब 54 जो कंट्रीज हैं, 54 और 55 जो कंट्रीज हैं, उनको एक झटके में आपने उनकी नजर में अपने आप को कितना अच्छा एसर्ट किया है। अब जब यूएनएससी या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की बात होगी, संशोधन की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनमें जब संशोधन की बात होगी, तो भारत के समर्थन में एक साथ आप 54 से 55 वोट अपनी तरफ कर रहे हो, तो ये एक बहुत मैसिव और एक बहुत ही मेजर मूव कह सकते हो जो सरकार ने खेला है। उसके अलावा ट्रेड तो जनरल सी बात है, वो तो होनी ही है, तो वो एक चीज हो गई। फ्री बीज, इसके सोशल डायमेंशन और फिर इसके पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल आप जानते हो कि सरकार जो भी है, मतलब पार्टी जो भी वो अपने आप को जितवाना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, तो कहीं सत्ता का लालच है, इन सब चीजों के चक्कर में फ्रीबीज को एलोकेट किया जाता है। सोशल डायमेंशन ये है कि तात्कालिक लाभ मिलता है, भाई लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, मुहैया हो जाते हैं तो उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। बट अगर आप इसको एक दीर्घकालिक इसके जो परिणाम है वो देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा सरकार अपना फिसल जो डेफिसिट होता है उसको मैनेज कैसे करेगी। या तो वो बाहर से लोन लेगी जो कि गलत है, ठीक है। दूसरी बात, वो इंटरनली क्या करेगी भाई, टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगी। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता एक लिमिट से ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है अलग अलग वस्तु पर अगर बढ़ाने की कोशिश करेगी तो इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा पे कौन करता है, लोअर और मिडिल क्लास। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ गया, उसी ने जिसने इस फ्रीबीज को एक्सेप्ट किया था।
तो कुल मिलाकर इकोनॉमी में वैसे भी सबसे फेमस बात यही बोली जाती है कि देयर इज नथिंग फ्री इन इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज फ्री होती नहीं है, हर चीज की कॉस्ट होती है। तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट जब आपने ही बेयर की तो फिर आप वो कॉस्ट अपने हिसाब से बेयर करो, सरकार को फायदा क्यों उस तरह से पहुंचाना। तो वो एक बात होगी, उस तरह से अपना आंसर आप बना सकते हो। एमएसपी लीगल क्यों नहीं कर सकते हो, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है लाइक डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन सब के जो कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूटीओ का आप जानते हो, एओए जो, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है हमारा, उस पर कुछ बाध्यताएं हम पर हैं, हम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद जानते हो कि अगर एमएसपी को लीगल कर दिया गया तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर कितना बड़ा फिजल बर्डन तैयार हो रहा है, ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। और फिर जो एमएसपी है उसके चक्कर में जो खेत है, आप कुछ एक एग्जांपल ले सकते हो कि केरल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जहां पर इस तरह की सब्सिडी वगैरह ज्यादा प्रोवाइड की गई, वहां पर सरकार पर फिजल बर्डन तो बड़ा ही बड़ा, उसके साथ उसके इन्वायरमेंटल जो मुद्दे थे वो कितने उभर कर सामने आए, पानी का दोहन कितनी तेजी से वहां पर हुआ। तो कुछ एक रिपोर्ट का हवाला आप दे सकते हो, जैसे यूएनईपी की रिपोर्ट आप उठा सकते हो या फिर यूएन की एक रिपोर्ट उठा सकते हो जो ग्राउंड वाटर पर आई हुई है, ठीक है, तो उसका आप हवाला देकर आंसर अपना जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक थे, इसी तरह के टॉपिक आगे आने वाली वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा, सो दैट आप इंटरव्यू से पहले अपनी जो कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें उनको तैयार कर सके। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो अगर पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है भाई, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को लगता है कि भाई थोड़ा सा हमें इंटरव्यू के बारे में और अच्छे से समझ विकसित कर लेनी चाहिए, कैसे और हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना है, बात करने के तरीके से लेकर हर चीज का, कि आंसर का बैलेंस हमारा कैसे होना चाहिए, हमें इंटरव्यू को कैसे अपने पक्ष में करना है, तो उसके लिए हमारा एग्जाम भी मतलब इंटरव्यू, आपको मॉक इंटरव्यू की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सुबोध कुमार अग्रवाल सर हैं, जो कि खुद ईपीएफओ में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे रह चुके हैं, फिलहाल ये दूसरे डिपार्टमेंट में इस समय कार्यरत है। उसके अलावा एक्स आईएएस ऑफिसर संजीव पांडे सर हैं, उनके साथ ही अरुणिमा मैम है जो कि एक्स सिडबी मैनेजर रह चुकी हैं, तो आप देख सकते हो। उसके साथ ही साथ डॉक्टर संजीव शर्मा हैं, जो कि मतलब इन लोग की एज इतनी हो चुकी है, इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, मतलब 25 ईयर्स तक अगर किसी ने डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हुआ है तो उनको तो पता है कि डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज कैसे हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनसे अच्छा गाइडेंस आपको कौन दे सकता है, ठीक है। अगर आपको इसके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये नीचे नंबर देख सकते हैं, 9205524028 नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए, अपनी क्वेरीज को कवर कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पर है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, सो अवेल कीजिए। क्योंकि अभी आप लोगे तो तुरंत 21 से पहले आपको डेफ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधे इनसे बात कर सकते हो, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, आपको डेफ फीलिंग में भी वो सहायता दे देंगे। सो फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।